हेलो, माय नेम इज शानू जसवाल एंड यू आर वाचिंग सक्सेस एजुकेशन। सक्सेस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यूट्रिशन यानी जिसे हिंदी में पोषण बोलते हैं का पार्ट थर्ड यानी एपिसोड थर्ड होने वाला है, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट एपिसोड में मैंने कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पार्ट में प्रोटीन और थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने वसा। तो शुरू से एंड तक देखिएगा, इससे अच्छी नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। सारे कॉम्पिटिटिव स्तर से पी से प्यून से लेकर पी फॉर पीसीएस आईएएस सिविल तक सारे एग्जाम्स में कवर अप हो जाएंगे। सारे के सारे बीच में एसएससी रेलवे सभी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट थर्ड एपिसोड थर्ड ऑफ फैट शुरू होने वाला है आपके सामने, जो कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ ठोकते चले जाइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वसा का स्रोत अगर बात की जाए, क्या बात की जाए, वसा का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है भैया। तो सोर्सेस जो इसके होते हैं, दूध होते हैं, क्या होते हैं, दूध होते हैं भैया। और क्या होते हैं, मक्खन होते हैं, क्या होते हैं, मक्खन होते हैं, दूध मक्खन, ठीक। पनीर होता है इसका, यानी मिल्क प्रोडक्ट अधिकतर जो होते हैं सब इसके स्रोत माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया। और अगर बात की जाए तो सबको पता ही होगा, घी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, घी हो जाएगा घी हो जाएगा। और घी हो गया या फिर तेल हो गया, ठीक। या फिर अगर फ्राइड फूड खाते हैं यानी तला हुआ भोजन अगर खाते हैं तो इसका अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक भैंस का दूध होता है और एक किसका होता है, और एक गाय का होता है। तो भैंस और गाय का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, भैंस की अगर बात की गई, भैंस के दूध में कितना अगर वसा पाई जाती है, किसके दूध में भैया, भैंस के दूध में। किसके दूध में, भैंस के दूध में बात की जाएगी। और किसकी बात की जाएगी, गाय के दूध में। तो अगर बात की जाए भैंस के दूध में अगर बात की जाएगी तो 7.2%, कितना परसेंट भैया, 7.2% फैट पाई जाती है, वसा पाया जाता है। अगर बात की जाएगी गाय के दूध में कितना फैट पाया जाता है तो 3.4% क्या पाई जाती है, फैट यानी वसा पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वसा को हम बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में में हम किस नाम से जानते हैं, तो वसा को बायोलॉजिकल नेम में हम किस नाम से डिनोट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या भैया, लिपिड। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में इसे लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके बने होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर बात की जाएगी कि ये किससे बने होते हैं, बात क्या की जाएगी कि ये किसके बने होते हैं, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। सेम एज कार्बोहाइड्रेट, सेम एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर बात की जाएगी कि वसा में कैलोरी मान सर्वाधिक होता है, यानी वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें, तो वसा में जो कैलोरी मान होता है, जो उसका ऊष्मीय मान होता है, ठीक, कैलोरी मान बोल दीजिए, कैलोरी मान बोलिए, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऊष्मा मान या ऊष्मीय मान सब सर्वाधिक होती है। ऊष्मीय मान क्या होती है, सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। क्या होती है, सर्वाधिक, यानी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम होती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक भी बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कैलोरी मान जब सबसे अधिक होती है तो इसका मतलब इसमें वसा में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। वसा में क्या होती है भैया, सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है इसमें। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा के सोर्स भी माने जाते हैं। तो ये यानी वसा भूख हड़ताल, क्या भैया, भूख हड़ताल। और अगर बात की जाए भूख हड़ताल के साथ साथ अगर बात की जाएगी भूख हड़ताल और उपवास के समय, किसी समय भैया, भूख हड़ताल और उपवास के समय ये ऊर्जा के सोर्स माने जाते हैं, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूख हड़ताल तथा मतलब कि उपवास के समय ऊर्जा के स्रोत क्या माने जाते हैं। तो उस समय जब कोई बहुत समय तक यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर भूख हड़ताल या उपवास के समय रहता है तो काफ़ी ये क्या होता है, जो हमारे शरीर में बल्क अमाउंट में इकट्ठा होता है फैट, तो वही हमें उस व्यक्ति को जो अनशन कर रहा है या फिर भूख हड़ताल या उपवास कर रहा है तो उसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में वसा के विघटन को क्या बोला जाता है। यानी शरीर में अगर जैसे भूख हड़ताल कोई कर रहा है तो वसा अगर डिग्रेड हो रही है, उसका विघटन हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में, पहला क्वेश्चन ये पूछा था प्यारा सा कि शरीर में वसा के विघटन को, वसा के डीकम्पोजी मतलब कि विघटन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वसा के विघटन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, शरीर में वसा के विघटन को लाइपोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लाइपोलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइपोलिसिस के नाम से जाना जाता है। तो शरीर में वसा के विघटन को लाइपोलिसिस बोलते हैं। तो विघटन कब होता है? जब शरीर में होगा, तो जब शरीर में निर्माण हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन क्या बनेगा शरीर में, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा शरीर में वसा के निर्माण को क्या बोला जाता है, यानी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मतलब निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लाइपोजीनेसिस। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? लाइपोजीनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपोजीनेसिस बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो मैं पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक, पूरा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो शरीर में वसा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लाइपोजीनेसिस। और विघटन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लाइपोलिसिस विघटन की प्रक्रिया को बोलते हैं और निर्माण को लाइपोजीनेसिस कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा वसा का निर्माण किससे होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पे पूछ लूँ कि वसा का निर्माण कैसे होता है। तो समझिएगा वसा का निर्माण किससे होता है। तो देखिएगा, वसा का निर्माण वसीय अम्ल, जिसे हम फैटी एसिड बोलते हैं, वसीय अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैटी एसिड। ठीक, और ग्लिसरॉल से होता है। किससे होता है भैया? तो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? वसा यानी फैट बोलते हैं। अच्छा, इसमें बात की जाए, क्या बात की जाए इसमें कि वसीय अम्ल के कितने अणु होते हैं? तो 3 अणु वसीय अम्ल के होते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड एंड प्लस 1 मॉलिक्यूल यानी 1 अणु किसके? ग्लिसरॉल के। सो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल मेड अप ऑफ फैट, मतलब 3 अणु फैटी एसिड के यानी वसीय अम्ल के मिलकर और 1 अणु ग्लिसरॉल के मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वसा को और किस नाम से जाना जाता है। तो वसा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। किस नाम से जाना जाता है? तो वसा को ट्राइग्लिसराइड ही बोलते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो वसा को क्या कहते हैं भैया? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ठीक, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो वसा को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइग्लिसराइड। वसा का निर्माण किससे होता है? वसा का निर्माण किससे होता है? 3 अणु वसीय अम्ल के और 1 अणु ग्लिसरॉल के मिलके जिसका निर्माण करते हैं उसको वसा कहते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बायोलॉजिकल नेम में वसा को लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे वसा को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं तो वैसे ही सेम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मोम को क्या बोला जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मोम को हम किस नाम से जानते हैं। तो मोम को अगर बात की जाएगी भैया, तो मोम को हम मोनोग्लिसराइड, मो से मोम होता है तो मो से मोनोग्लिसराइड, तो मोम को हम मोनोग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है, जानते हैं या कहते हैं मोनोग्लिसराइड। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वसा को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्राइग्लिसराइड। मोम को किस नाम से जाना जाता है, तो मो से मोम, तो मो से मोनोग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मोम का निर्माण किससे होता है? तो देखिएगा, मोम का निर्माण किससे होता है? जब 1 अणु ग्लिसरॉल, क्या भैया? 1 अणु ग्लिसरॉल जब मिलते हैं, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 अणु किसके? फैट के, यानी वसा के मिलकर, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल क्या किसका निर्माण करते हैं? मोम का यानी वैक्स का निर्माण करते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसने मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भोजन से प्राप्त ऊर्जा को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन से
प्राप्त ऊर्जा को, किस ऊर्जा को भैया, प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को किस में मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, तो किलो कैलोरी में। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है, किलो कैलोरी में। आप ब्रेड ले आते होंगे तो आप देखते होंगे किलो कैलोरी लिखा होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में किलो को हम बोलते हैं के से डिनोट करते हैं। किलो को क्या बोलते हैं, के, और कैलोरी को क्या बोलते हैं, CAL। तो किलो कैलोरी में मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम किलो कैलोरी में मापते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। इससे एक क्वेश्चन पूछा आता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। हाँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर पुरुषों पे क्वेश्चन आता है, क्या किस पे आता है भैया, पुरुषों पे क्वेश्चन आता है कि एक विश्राम करने वाले पुरुष को, किस पुरुष को भैया, एक विश्राम करने वाले पुरुष को कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और एक कठोर परिश्रम करने वाले, क्या भैया, एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछाता है कि विश्राम करने वाले पुरुष को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो विश्राम करने वाले पुरुष को 3000, कितने भैया, 3000 के फॉर किलो, और CL मतलब किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और कठोर परिश्रम करने वाले, ऐसे हार्ड वर्क करते हैं, लेबर, मजदूर वगैरह, ठीक, तो फार्मर्स वगैरह, तो इनको 4000, कितने भैया, 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें महिलाओं पर भी बता देता हूँ। यहीं पे महिलाओं पे भी 3 कैटेगराइज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं पे भी कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं किसकी, महिला पे। तो महिला पे का क्वेश्चन बनता है, तो महिला से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक महिला जब क्या कर रही होती है, एक महिला जब क्या कर रही होती है, विश्राम कर रही होती है, मतलब विश्राम अवस्था में होती है, तब उसे कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब महिला कठोर कार्य कर रही होगी, यानी कठोर परिश्रम कर रही होगी, तो उसे कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और जब महिला गर्भवती हो, क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने, ये प्रतिदिन है सबका, ये सबका क्या है, बटा लगा दे रहा हूँ, प्रतिदिन इतनी किलो, एक दिन में इतनी लेनी चाहिए, ठीक। तो गर्भवती महिला को कितना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, विश्राम करने वाली महिला को 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितने किलो कैलोरी की, 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर कठोर कार्य करने वाली महिला को अगर बात की जाएगी तो 2500 किलो कैलोरी, कितने भैया, 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और गर्भवती महिला को रोज़ 2800 यानी 2800 किलो कैलोरी ऊष्मा की यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा होगा आपको। अच्छा ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। बढ़ूँ आगे की ओर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 किलो कैलोरी में कितने किलो जूल होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हमेशा कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू इन विच जूल। तो देखिएगा, 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4 याद रखिएगा 4.2 किलो जूल। और किलो जूल को हम किसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 4.2। देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 4.2 किलो का के और जे फॉर जूल। तो 4.2 किलो जूल के बराबर होता है 1 किलो कैलोरी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब इससे क्वेश्चन आपको निकालूंगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पूरा आ रहा होगा, एक बार मैं देख लूँ, ठीक। हाँ, तो इसी पे समझा सकता हूँ मैं, इधर समझा सकता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा आता है, क्वेश्चन क्या पूछा आता है, ये इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा था प्यारा सा क्वेश्चन क्या पूछा आता है, ध्यान से समझिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, कितना किलो कैलोरी लेनी चाहिए, या फिर कितनी किलो कैलोरी की ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन से कितना मिलता है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि वसा से कितना मिलता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि वसा से कितना मिलता है। और चौथा ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अल्कोहल लेने पर कितना, जैसे कहते हैं ना, अल्कोहल ले ले तो बहुत फुर्ती आती है। तो आज बता दूंगा कितनी किलो कैलोरी की ऊष्मा मिलती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है, तो हमेशा इस पर बने रहिएगा, हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम पर ग्राम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पर ग्राम मानी 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, पर ग्राम यानी 1 ग्राम लेने पर। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसे मार्कर्स नहीं रहे, ठीक, हाँ देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट लेने पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से, ध्यान से देखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी किलो कैलोरी की ऊर्जा? 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात की जाएगी प्रोटीन की, तो एक ग्राम, कितना ग्राम भैया? 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कितना ऊष्मा उत्पन्न होती है, किलो कैलोरी उत्पन्न होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी होता है, ठीक। अगर 1 ग्राम क्या लेने पर, 1 ग्राम वसा लेने पर कितना? 9.3 किलो कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी सर्वाधिक ऊर्जा किससे, मैं बताया था, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? हमें वसा से मिलती है। इसीलिए उपवास के समय सबसे ज़्यादा मदद देने वाला पोषक तत्व कौन सा है अगर पूछेगा तो वसा ही डिग्रेड होती है, जो हमारे यहाँ पेटों के साइड में जमा होती है। ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल लेने पर कितने किलो कैलोरी की ऊष्मा मिलती है? तो 7 किलो कैलोरी की ऊष्मा मिलती है। तो राइट डाउन कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर 4.2 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी मिल रही है तो 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? 4.2, तो 4 किलो कैलोरी में कितना होगा? तो 4.2 ही होता है 1 किलो कैलोरी में। तो 4 किलो कैलोरी मिल रहा है 1 ग्राम में, तो 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 दूना के 8, 4 चौक 16, पॉइंट कितना लगा है? 1 के बाद पॉइंट लगा, तो 1 के बाद है, यानी अगर इसे किलो जूल में बदलेंगे 4 किलो कैलोरी को, तो 16.8 क्या आएगा? किलो जूल ऊष्मा मिलेगी। वैसे इसको फिर 4.4 को किससे गुणा कर देंगे? हमेशा 4.2 से अगर गुणा कर देंगे तो किलो जूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊर्जा कहाँ कहाँ से हमें मिलती है? तो देखिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक बार देखूँ पूरा आ रहा है कि नहीं। अभी भी है जगह, तो मैं एक और समझा देता हूँ। देखिए, शरीर को ऊर्जा मिलने के क्रम पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम कि सबसे पहले एनर्जी ऊर्जा किससे मिलती है? फिर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है? तो यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम, शरीर को कि सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, फिर किससे मिलती है, और फिर बाद में किससे मिलती है। तो शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम, क्या मिलने का भैया? ऊर्जा मिलने का क्रम, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहले क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पोषक तत्व सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे पहले ऊर्जा अगर हमें चाहिए तो इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या देता है? सबसे ज़्यादा ग्लूकोज देता है। मैंने पढ़ाया था ग्लूकोज जो कि एकल शर्करा है। और दूसरा कौन सा देता है? ग्लाइकोजन। तो कौन देता है? तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यही एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। दूसरा क्या? उसके बाद ऊर्जा कौन देता है? उसके बाद वसा देता है। उसके बाद क्या देता है? वसा देता है, ठीक। तो ये वसा को क्या बोलते हैं? भविष्य का संचित भोजन। भविष्य का संचित भोजन, जैसे अब जैसे मान लिया उपवास कर रहे हैं, मान लिया 6 दिन का उपवास कर रहे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक। तो पहले 1 से 2 दिन में क्या डिग्रेड होगा? कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में होगा उतना ऊर्जा देगा, 2 दिन तक चलाएगा, सर्वाइव करेगा हमें। 2 दिन के बाद क्या डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा? वसा। तो काफ़ी समय तक ये चलेगा, ऐसे वसा जो डिपॉजिट होती है। तो इसीलिए भविष्य का भोजन किसे बोला गया है? तो भविष्य वक्त आने पर, ज़रूरत आने पर यही काम आता है। तो ध्यान से देखिएगा, वसा, उसके बाद जब वसा भी हमारे शरीर से ख़त्म हो जाए, पूरी डिग्रेड हो जाए, यानी 6, 7, 8, 9, 10 दिन हो गया, फिर उसके बाद डिग्रेड होना शुरू होता है प्रोटीन। क्या खत्म होना शुरू होता है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन डिग्रेड हो गई, मतलब ये भी अगर इसका भी डाइजेशन होने लगा शरीर में, तो हैप्पी बर्थडे हो सकता है, मतलब इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। देन किससे मिलती है? फैट। देन किससे मिलती है? प्रोटीन। और प्रोटीन को क्या बोलते हैं? शरीर का निर्माण पदार्थ। जब हम पैदा हुए थे तो शरीर का फॉर्मेशन, बॉडी का ग्रोथ किसने किया था? प्रोटीन। तो इसीलिए शरीर का इसे क्या बोलते हैं? निर्माण पदार्थ भी कहा जाता है। तो शरीर का निर्माण पदार्थ किसे बोला गया है? तो शरीर का निर्माण पदार्थ
प्रोटीन को बोला जाता है। खोज किसने किया था? जॉन बर्जीलियस ने किया था। वैसे गलत है, जॉन बर्जीलियस ने प्रोटीन का नाम दिया था, मैंने पढ़ाया था। खोज किया था मुल्डर ने। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। अब ये इसके बाद एक टॉपिक और बता दे रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसका एक और पार्ट लूँगा वसा का। तो ये वसा का पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। वसा का अगर बात की जाएगी तो ये पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड में पूरा कवर अप कर दूंगा। बात की जाए इसके बाद किसकी, तो बात की जाए किसकी, अब मैंने पढ़ाया था कि फैट का निर्माण किससे होता है? तो फैट का निर्माण वसीय फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और किससे होता है? ग्लिसरॉल से होता है। तो ग्लिसरॉल आपके मन में आया होगा, ग्लिसरॉल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है कि ग्लिसरॉल होता क्या है एक्चुअली। तो ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल के बारे में आपको समझा दूँ कि ग्लिसरॉल क्या होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या होता है? या कृत्रिम आंसू बनाने के लिए, कृत्रिम आंसू निर्माण में के लिए सहायक होता है। कृत्रिम आंसू मतलब एक नेचुरल टीयर्स होता है, यानी प्राकृतिक आंसू होता है जिससे हम जब रोते हैं तब आंसू निकलता है, और एक कृत्रिम आंसू जिसमें टीवी सीरियल्स में देखते होंगे सभी जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, यूज़ करती हैं। ठीक, तो उसमें किसका यूज़ करती हैं? आंखों में आंसू लाने के लिए ग्लिसरॉल का ही प्रयोग करते हैं। अब ये तो नहीं कि प्याज डालेंगे, ऐसा तो है नहीं, आँख जलने लगेगा ज़्यादा, ठीक, सेंसेशन ज़्यादा होने लगेगी। तो यह कृत्रिम आंसू निर्माण में सहायता लाता है। तो यानी एक्टर की जो एक्टिंग है, तो अगर रोने वाली एक्टिंग है तो इस पर डिपेंड किस पे करता है? ग्लिसरॉल पे। अगर ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा हो तो ज़्यादा ही रोएगा। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसका सह उत्पाद माना जाता है, यानी को प्रोडक्ट है। ये किसका को प्रोडक्ट है? तो यह बायोडीजल का, किसका भैया? बायोडीजल का। बायोडीजल का क्या माना जाता है? सह उत्पाद। बायोडीजल का सह उत्पाद मतलब को प्रोडक्ट माना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाएगी बायोडीजल का सह उत्पाद माना जाता है, साथ साथ ये साबुन का भी सह उत्पाद माना जाता है। किसका भैया? साबुन का भी सह उत्पाद माना जाता है, यानी सोप का भी को प्रोडक्ट माना गया है। यानी इसका मैं मतलब बता देता हूँ, साबुन का भी क्या है? सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट है। यानी साबुन में भी क्या पाया जाता होगा? ग्लिसरॉल पाया जाता होगा। बायोडीजल में भी क्या पाया जाता होगा? तो ग्लिसरॉल पाया जाता होगा। इतना मतलब समझ गए होंगे आप। अच्छा, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? आंसू निर्माण के लिए सहायक होता है। यही कारण है साबुन का सह उत्पाद, यानी साबुन में पाया जाता है ग्लिसरॉल। यानी यही कारण है कि साबुन का जब साबुन नहाते हैं साबुन से और कभी कभी आँख में लग जाता है, यही कारण है आँख में जलन पैदा होती है। थोड़ा थोड़ा, अब आंसू तो पता नहीं चलेगा आंसू आ रहा है, आंसू भी आ जाते हैं। यही कारण है आँख में जलन, जो साबुन जब लगता है आँख में, तो साबुन में कौन सा भाग लग रहा है आपको? ग्लिसरॉल लग रहा है, तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पियर्स साबुन देखा होगा। पियर्स पहला साबुन देखा होगा आपने, जो कि ट्रांसपेरेंट था। सोचिए, पहले ट्रांसपेरेंट साबुन, पहले आज से 10 साल पहले ट्रांसपेरेंट साबुन नहीं आते थे। पियर्स ने लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट साबुन, पूरी तरह से बिक्री होने लगी, प्रोडक्शन भी बढ़ाई और सप्लाई भी, डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, सप्लाई भी हुई, बहुत ही अच्छा। ये पियर साबुन एक बैग एक ट्रेंड कर गया, ये पियर साबुन सभी लोग जाने लगे, सब सामने आर पार दिखता है। तो साबुन ट्रांसपेरेंट में आ गए। तो उसको कमाल किसका था? ग्लिसरॉल का। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा था कि साबुन को पारदर्शक बनाने में, पारदर्शक मतलब एक दोनों तरफ दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, तो साबुन को पारदर्शक बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इन ट्रांसपेरेंट बनाने में भी किसको प्रयोग किया जाता है? तो ग्लिसरॉल को। तो साबुन को पारदर्शक बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये भी देखिए, अभी आपने सुना होगा जो कोविड-19 डिसीज़ फैली हुई है, तो कहते हैं अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र नहीं है, हैंड सैनिटाइज़र में क्या होता है भैया? अल्कोहल ही तो होता है, आइसोप्रोपाइल होता है उसमें, जो हमारे अगर किसी बॉडी मतलब पार्ट में लगा, जैसे हाथ में लगा है, अगर बैक्टीरिया वायरस होने के चांस है, अगर हमने सैनिटाइज़र लिया, यानी सैनिटाइज़र में क्या है? अल्कोहल है और आइसोप्रोपाइल है। ये बैक्टीरिया और वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो देखिएगा, साबुन को पारदर्शक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और यह एक प्रकार का अल्कोहल ही है। तो कहते हैं अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है या सैनिटाइज़र नहीं है अगर, तो
आप किसका प्रयोग कीजिए, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल से क्या निकल बनता है, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल क्या होता है, यह एक प्रकार का एल्कोहल ही है। दिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल है। तो इतना उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा टॉपिक। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन और बता दूं, सबसे फेमस बायोडीजल का नाम क्या है, रतन जोत। क्या नाम है भैया, रतन जोत सबसे फेमस बायोडीजल का नाम है, जिससे हम सभी लोग इसको नहीं जानते हैं पर इसका नाम जरूर सुना होगा, जेट्रोफा। तो सबसे फेमस बायोडीजल का नाम क्या है, जेट्रोफा, जिसको हम दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, रतन जोत भी बोलते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ फैट एंड सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट सेकेंड ऑफ फैट। तो दिस इज द एंड वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही सारा नॉलेज मिला होगा, सबसे अलग मिला होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।